नमस्कार दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों के पास पुनः स्वागत करता हूं अपनी करंट स्पेशल की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आज सभी लोग देख रहे होंगे, हमारा टॉपिक G20 या 21। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किस प्रकार हम इसकी चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेंगे, उसके बाद G20 क्या है इसके बारे में बात करेंगे। स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश क्या थे, अतिथि इसके कौन कौन हैं, कोई नया देश अगर शामिल हुआ तो वो कौन है, इसके सम्मेलन को एक नज़र में और पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, नई दिल्ली घोषणा, शांति और समृद्धि, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, महिलाओं का सशक्तिकरण और इन्वायरमेंट। इन पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार G20 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन। तो G20 का जो आयोजन है वो हुआ नई दिल्ली। G20 का आयोजन है ये हुआ नई दिल्ली में। ये कौन सा संस्करण था, तो ये था 18वां संस्करण, यानी कि 18वां सत्र था। ये 18वां सत्र था। तो फिर 17वां सत्र कब हुआ, तो 17वां सत्र हुआ 2022 में बाली, 2022 बाली इंडोनेशिया में, 2022 बाली इंडोनेशिया में। तो अगर 17वां सत्र ये था, 17वां ये था, 18वां ये है, तो फिर 19वां सत्र कहाँ होगा, तो 19वां सत्र होगा 2024 में ब्राजील में। उसका अभी वेन्यू कंफर्म नहीं है, लेकिन ब्राजील में होगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो इसकी अध्यक्षता कर रहा था हमारा प्यारा भारत। तो दोस्तों, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो चलिए, ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं कि G20 क्या है। अपने इस जो हमने क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, इनके आधार पर करते हैं डिटेल एनालिसिस G20 का। हमारी वीडियो काफ़ी लेट आई, लेकिन समय लगा तो रिसर्च में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको हम कुछ भी ऐसा वैसा दे दें और आप ऐसे ही पढ़ लें। नहीं, मैं लेट लाऊंगा वीडियो पर, डिटेल एनालिसिस करूंगा अच्छे से, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी इंपॉर्टेंट रहे, 2 साल बाद भी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं G20 क्या है। तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 21 हो चुका है, क्योंकि उसमें एक नया सदस्य शामिल हो चुका है, एक स्थायी सदस्य शामिल हुआ है। वो कोई एक देश नहीं, बल्कि अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत जितने सदस्य आते हैं वो सभी अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के साथ साथ मतलब स्वतः शामिल हो गए हैं। इसमें टोटल 19 देश, कितने देश टोटल, अभी तक 19 देश और एक संघ था, वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। अब एक नया संघ और शामिल हो गया, वो है अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन था, अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया। तो अब ये टोटल हो गया है 21। तो अगर हम इसको ग्रुप ऑफ 21 कहते हैं तो भी गलत नहीं है। भारत 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी कि भारत अभी भी इसका अध्यक्ष है। हालांकि भारत ने अपनी जो मतलब G20 की अध्यक्षता है उसको ब्राजील को तो सौंप दिया है, लेकिन भारत अभी भी इसका अध्यक्ष है। अब चलिए बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि G20 जो है इसकी स्थापना कब हुई। देखो, G20 क्या है ये मैंने बता दिया, तो ये क्वेश्चन मैंने रिमूव कर दिया। अब देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा जो है स्थापना। तो G20 की जो स्थापना है वो हुई 1999। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट जब गहराया, 1999 में एशियाई वित्तीय संकट आया, तो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे उनको एक वैश्विक आर्थिक मंच देने, वैश्विक आर्थिक मंच पर अपने विचार रखने, बात करने के लिए बड़ा मंच देने के लिए इस ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना की गई। ये जो ग्रुप ऑफ 20 है, यानी कि G20 जो है, इसका प्रत्येक वर्ष किसी सदस्य देश की अध्यक्षता में या प्रधानता में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। G20 के सदस्य देश कितने हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि G20 में
कुल 19 देश प्लस 2 यूनियन यानी कि 2 संघ, वो कौन है? यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, इतने शामिल हैं। अब ये टोटल देश कितने हैं, मैं इस तरफ यहाँ पे अभी एक PDF फाइल एक PNG फाइल लगा दूंगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और काफ़ी टाइम तक रहेगी, जब तक हम चर्चा करेंगे वो PNG फाइल इधर लगी रहेगी, आप आराम से पढ़ते रहिएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं इसके अतिथि देश, इसके अतिथि देश कौन कौन थे। तो इसके जो अतिथि देश थे उनको भारत ने बुलाया था। अब जैसे अगले साल जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील करेगा, तो ब्राज़ील अपने हिसाब से अतिथि देश बुला सकता है। भारत ने जिन देशों को अतिथि के रूप में बुलाया है उसमें बाध्यता ब्राज़ील को नहीं रहेगी कि ब्राज़ील उन्हीं देशों को बुलाए। जैसे कि इस बार भारत ने बांग्लादेश को बुला लिया, अब ब्राज़ील को इस बात की बाध्यता नहीं कि वो बांग्लादेश को बुलाए, उसकी मर्जी होगी तो बुलाएगा, मर्जी होगी तो नहीं बुलाएगा, क्योंकि अब प्रधान ब्राज़ील रहेगा, अब इंडिया प्रधान नहीं है। तो दोस्तों उनकी भी PNG फाइल मैं इधर लगा दूंगा, आप लोग उसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि सदस्य देश से तो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अतिथि देश से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि कभी भी करंट का क्वेश्चन जो होता है लास्ट 6 मंथ्स का पूछा जाता है, और लास्ट 6 मंथ्स में मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अब देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन एक नज़र में। चलिए कि अगर जो भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा, क्या महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली घोषणा की। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली। तो इस G20 सम्मेलन में प्रस्तावित घोषणा पत्र, मतलब इस G20 में जो प्रस्तावित घोषणा पत्र था, मतलब जो जो घोषणाएं की गई हैं, प्रस्तावित घोषणा पत्र को ही नई दिल्ली घोषणा पत्र मान लिया गया। मतलब जो इनका घोषणा पत्र था, इन्होंने उसमें जो जो बातें कहनी थी, इनका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को ही नई दिल्ली का घोषणा पत्र मान लिया गया। अब हम बात करते हैं शांति और समृद्धि। तो अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो उसी को लेके शांति और समृद्धि यानी कि शांति और सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। इसको बढ़ावा देने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में जो इस बार भारत में आयोजित हुआ उसमें इसकी बात की गई। किससे बात की गई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन दोनों में इसके बारे में बात करने के लिए सहमति बनाई गई। अगला जो हमारा है वो है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। तो ये भी बेसिकली यूक्रेन और रसिया से संबंधित है कि जब से युद्ध चल रहा है तब से बंदरगाहों में जो यूरोप का व्यापारिक मार्ग है रूस और यूक्रेन से लगा हुआ, वहाँ पर व्यापार सुलभ नहीं हो पा रहा है, आवागमन सही से नहीं हो रहा है, जैसे खाद्य सामग्री है जो अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई। उसके बाद वैश्विक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, यानी कि जो कमजोर, गरीब या विकासशील अल्प विकसित देश हैं उनको आर्थिक सहायता देके, उनके लिए नई योजनाएं बना के उनको आर्थिक मंच पे मजबूत करने के बारे में भी बात की गई। उसके बाद महिला सशक्तिकरण। अब देखिए, अगर कोई भी शिखर सम्मेलन हो, महिला सशक्तिकरण या पर्यावरण संरक्षण इसके बिना हो जाए तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज के समय पे महिलाओं की स्थिति है, हालांकि वो पहले से बेहतर हुई लेकिन अभी उस लेवल की नहीं हुई जिसको हम समझें कि ये बराबरी का दर्जा है। और पर्यावरण के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, दिन ब दिन हालात उसके बदतर होते जा रहे हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण पे बल देने के बारे में भी बात की गई। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है इंडिया मिडल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा। इसके माध्यम से फारस की खाड़ी से व्यापारिक मार्ग को पश्चिमी यूरोप, मतलब यूरोप का जो सबसे पश्चिमी यानी कि अंतिम छोर है
वहाँ तक इसको व्यापार को सुलभ करने के लिए ले जाने हैं तो सहमति बनी। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आने वाला है। इसे चीन का, जैसे चीन ने अभी कुछ साल पहले एक अपना BRI प्रोजेक्ट लॉन्च किया, BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो चीन से होकर पाकिस्तान और उसके पड़ोसी देशों से होकर वो अफ्रीका तक जाता। उसने एक अपना व्यापारिक गलियारा पहले से विकसित करने की योजना बनाई, जिसमें, और वो चल भी रहा है, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी शामिल है। और उसने इटली को भी, यानी कि यूरोपीय देश जो इटली है, जहाँ के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, उसने इटली को भी फंसाया। हालांकि G20 इस बार जो शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है इससे बाहर निकलने के। अब इस आर्थिक गलियारा जो ये है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो इस व्यापारिक मार्ग से भारत दक्षिण एशियाई देशों जिसका शहंशाह बनना चाहता है चाइना, जिसका शहंशाह बनना चाह रहा है चाइना, उसको कड़ी टक्कर देगा। क्योंकि अब भारत के पास भी अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। तो जो भारत अपने व्यापार के लिए लंबा चौड़ा समय और तेल खर्च करता है, अपने भारी संसाधन खर्च करता है, वो सब बचेगा और भारत यहाँ पर एक दक्षिण एशियाई देशों का सरताज बन सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारा इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो G20 से संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।